बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पार्टनरशिप के हवाले से हमने बेसिक डिस्कशन आपके सामने कर लिया था और डिफरेंशिएट कर लिया था हमने पार्टनरशिप में और दूसरी लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। तो बेसिकली जो हमारा आज जो एजेंडा है वो ये है कि हम बुनियादी तौर पे जो कोर्स का पार्ट है, हमारा हिस्सा पार्टनरशिप का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सीखें पार्टनरशिप के अंदर स्पेशली। ठीक है नाउ, तो अब क्या करना है बेटा, आपने आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है हैंडबुक का। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे और इसके जरिए हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। यानी इस क्वेश्चन को हम बेस बनाएंगे कि प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर दोबारा रिपीट कर दूं, ये मत कहिएगा प्रॉफिट आया कैसे। प्रॉफिट तो तमाम बिजनेसेस का वैसे ही आ रहा है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस एक्सपेंसेस, यस और नो। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही बन रहा है। क्या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग अलग पार्टनर्स का बनेगा या पूरे बिजनेस का एक ही बनेगा? एक ही बनेगा पूरे बिजनेस का। जबरदस्त। उसके बाद जब प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट पार्टनर्स के दरमियान क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा ही है ना? जवाब दें आप सब लोग बेटा। बिल्कुल, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ऐसी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद क्या आता है बेटा? नेट प्रॉफिट ही आता है ना आपका। बताइए आप लोग मुझे। नाउ तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है। मेनली रीड कर लेंगे तो बात बन जाएगी। एहसन एंड रेहान आर पार्टनर्स। ठीक है, एहसन और रेहान पार्टनर्स हैं इन अ बिजनेस विद व्हाट? फिक्स्ड कैपिटल। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई ना। अगर ना भी बोले तो पार्टनरशिप में कैपिटल फिक्स ही अज्यूम किया जाएगा, ना कि फ्लक्चुएटिंग। पार्टनरशिप में नॉर्मली अजम्पशन कैपिटल के बारे में क्या है? फिक्स्ड है। क्या ये बात सबको याद है कल की क्लास के हवाले से? अच्छा जी। तो with fixed capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively, यानी एहसन ने कितना इन्वेस्ट किया? 50,000। ठीक है, और रेहान ने कितना इन्वेस्ट किया? 30,000। यस और नो? एहसन ने कितना इन्वेस्ट किया? 50,000। और रेहान ने कितना इन्वेस्ट किया? 30,000। अच्छा, बाज़ दफा एग्जामिनर ये बोल देता है दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनके कैपिटल के प्रपोर्शन में है। ऐसा एग्जामिनर बोल सकता है। तो क्या आपको रेशियोस कैलकुलेट करना आते हैं? माशाल्लाह, आप तो क्यूएमटी के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम इनके कैपिटल का रेशियो निकालें तो कैपिटल का रेशियो क्या बनेगा? 50 और 30 को डिवाइड करें आपस में तो जीरो सारे कैंसिल हो जाएंगे और रेशियो बनेगा 5:3। 5:3 का मतलब क्या होगा? अगर किसी भी चीज के 5 + 3 कितने होते हैं? 8। अगर किसी भी चीज के 8 हिस्से कर दिए जाएं तो 5 हिस्से किसके हैं? एहसन के हैं और 3 हिस्से किसके हैं? रेहान के। ऐसा ही है? जवाब दें। ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, अब अगर क्वेश्चन आपको कोई और इंफॉर्मेशन दे रेशियो के बारे में, नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और बताए, तो फिर आप वही लें जो क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है ना? तो वैसे क्वेश्चन बोल सकता है कि दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है। 50,000 + 30,000 टोटल कैपिटल कितना बनता है? कितना बनता है? 80,000। तो आप 50,000 को डिवाइड कर दें 80,000 से कि 50-80 का कितना परसेंटेज बनता है? जितना 50-80 का परसेंटेज बनता है उतना हिस्सा मिलना चाहिए एहसन को प्रॉफिट्स में।
और जितना 30-80 का परसेंटेज बनता है उतना हिस्सा मिलना चाहिए रेहान को प्रॉफिट्स में। तो ये क्या मेरी सारी बातें वर्बली आप तक पहुंच रही हैं, समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिकली भी आपके सामने आ जाएंगी कैलकुलेशन फॉर्म में, लेकिन ये बिल्कुल बुनियादी मैथमेटिक्स वाली बात है। क्लियर सबको? अच्छा, यहां तक कोई मसला हो तो बोलिए। नहीं? अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? They are entitled to interest on fixed capital at 5% per annum, but not on current accounts. पहले तो बताइए करंट अकाउंट के बारे में मैंने कल कुछ बताया था आपको? करंट अकाउंट इक्विटी का वो पोर्शन है जिसमें हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे जब कैपिटल हमारा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हर पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाएगा। जवाब दे। क्या कहते हैं? ठीक है जी। अभी आपकी बात क्या देखें, क्या इसको समझेंगे? दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल्स। पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल पर 5% पर एनम के हिसाब से। तो ये इंटरेस्ट उनको कौन देगा? ये इंटरेस्ट उनको कौन देगा? They are entitled to interest on fixed capital at 5% per annum. ये इंटरेस्ट उनको कौन देगा? ये इंटरेस्ट उनको पार्टनरशिप फर्म देगी ना बेटा। मतलब जाहिर सी बात है, फर्म एक बिजनेस है, उस बिजनेस का प्रॉफिट है, उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किसने की हुई है? ए और बी ने। तो अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हैं बात को? क्या मतलब? समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरीके से समझिएगा, चीजें मिक्स मत कीजिएगा। यानी ए और यानी रेहान और एहसन जो है वो ये कहते हैं कि अगर ये पैसा हम कहाँ रखते, बैंक में रखते, तो हमें अपने कैपिटल पर क्या मिल जाता? 5% इंटरेस्ट मिल जाता। यस और नो? ठीक है। तो वो कर क्या रहे हैं? वो प्रॉफिट में ये बोल रहे हैं कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसमें कम से कम हमें इंटरेस्ट के बराबर तो हिस्सा बगैर किसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मिल जाना चाहिए। तो कहने को तो ये इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस बिजनेस का वो होता है जो जिसको चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है, और जो नेट प्रॉफिट इसका होगा पार्टनरशिप फर्म का, वो इस इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले होगा। ये पार्टनर्स का एक तरीकाकार है कि वो अपने हिस्से तय कर रहे हैं प्रॉफिट में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यानी पार्टनर्स इस तरह बोलना चाह रहे हैं कि यार अगर ये पैसा मैंने कहीं और रखा होता तो मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलता, लिहाजा ये पैसा मैंने कहाँ रखा? बिजनेस में रखा, तो लिहाजा बिजनेस में मुझे उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट के बराबर हिस्सा चाहिए। तो लोग इसके अंदर क्या होते हैं, गलती करते हैं, वो समझते हैं ये इंटरेस्ट है। ये असल में इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट के नाम से पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? हिस्सा मांग रहे हैं। समझे बात आप लोग? ये इंटरेस्ट के नाम से पार्टनर्स बिजनेस के प्रॉफिट्स में क्या कर रहे हैं? हिस्सा मांग रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है आप लोग? ये असल में एग्रीमेंट है, सारी बातचीत है। ठीक है। अच्छा, अब वो इंटरेस्ट सिर्फ किस पे मिलेगा? कैपिटल पर। कैपिटल इक्विटी है उनकी, लेकिन करंट अकाउंट पे नहीं मिलेगा, करंट अकाउंट भी इक्विटी है। अच्छा, अब करंट अकाउंट पे क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए करंट अकाउंट में से वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल के ड्रॉइंग कर सकते हैं, इसलिए करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट है, तो फिर आप करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इस इंटरेस्ट का जरा आप सेंस डेवलप कीजिए, बिजनेस का इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है ये।
एक्सपेंसेस सारे के सारे नेट प्रॉफिट वर्कआउट करने से पहले पहले आप एक्सपेंस बना चुके होते हैं। ये सिर्फ इंटरेस्ट का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जैसे भुट्टो का नाम इस्तेमाल किया जाता है, वैसे यहां पर इंटरेस्ट का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ रहे हैं कि इतना हिस्सा तो होना चाहिए, सिंध में भुट्टो का वोट तो होना चाहिए, इस तरह समझ लें आप। तो इन रियलिटी ये इंटरेस्ट नहीं है, बस ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या है, एक तरीका है। कि प्रॉफिट में इंटरेस्ट के बराबर हमें हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि हम उस इंटरेस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करके आ रहे हैं। चाहिए सेंस बनता है आपके दिमाग में? अच्छा, उसके बाद कहता है मिस्टर एहसन इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹100 पर मंथ। एहसन को सैलरी भी मिलेगी। सवाल मेरा क्या है, क्या एहसन इस बिजनेस का मुलाजिम है या मालिक है? आप जवाब दे सब लोग। तो क्या मालिक को सैलरी मिलती है? अच्छा, एक वक्त में मालिक भी होगा मुलाजिम भी होगा, ये कैसे पॉसिबल है? अपने बिजनेस का मालिक भी और मुलाजिम भी? ये तो वो हो गया, कोई चंदा मांगने आ गया, बंदे ने बोला यार सेठ साहब जो है मौजूद नहीं है अभी, हालांकि सेठ साहब वो खुद ही हैं। ऐसे ही है ना, मेजोरिटी बिजनेस के अंदर सेठ साहब जो है फौरन मुलाजिम बन जाते हैं जब तक कोई टैक्स मांगने आ जाए या कोई चंदा मांगने आ जाए। क्या कहते हैं? वो साथ में बैठे हुए एम्प्लॉय भी परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। ठीक है जी, तो बहरहाल ये वो वाला हिसाब नहीं। तो क्यों वो सैलरी क्या कर रहा है? तो देखें, बिजनेस जो भी सैलरी पे करता है एम्प्लॉइज को, वो सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस होती है और वो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त एक्सपेंस के तौर पे चार्ज कर दी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नेट प्रॉफिट वो सैलरी चार्ज करने के बाद आता है। लेकिन जो सैलरी पार्टनर ले रहा है वो सैलरी सैलरी एक्सपेंस नहीं है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं होगी। अब ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला मामला है। पार्टनर कह रहा है कि अगर मैं बिजनेस पे टाइम नहीं लगाता तो मैं कहीं पे जॉब करता, और जब मैं कहीं पे जॉब करता तो मुझे वहां से क्या मिलती, सैलरी मिलती। तो लिहाजा सैलरी मेरी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब सैलरी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो उस सैलरी के बराबर मुझे प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए, कि मेरा प्रॉफिट इतना सफिशिएंट हो कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रिकवर करके दे दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि पहले वो उसमें से अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं कि हाँ भाई मुझे इंटरेस्ट के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे सैलरी के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, मैं ये सेक्रीफाइस करके आया हूँ, मैंने इस चीज की कुर्बानी दी है, मैंने ये सब अपने ये एक दूसरे के सामने एक दूसरे को अपनी अपनी कुर्बानियां गिनवा रहे हैं कि इस बिजनेस की खातिर उसने क्या क्या किया है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो जो उन लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन रही होगी और जो चीजें पार्टनरशिप एग्रीमेंट शो कर रहा होगा उस नाम से वो प्रॉफिट में हिस्सा मांग रहे होंगे। सही है? ठीक है ना? तो ये दोनों बातें, तो इसका मतलब ये आपको क्लियर हो गया कि पार्टनर्स का अपनी फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब क्या है, और नंबर 2, पार्टनर्स का अपनी फर्म से सैलरी चार्ज करने का मीनिंग क्या है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई?
इसका मतलब क्या है, वो पार्ट असल में वो ना वो इंटरेस्ट है ना वो सैलरी है, प्रॉफिट तकसीम करने का क्या है एक तरीका है, बस सैलरी और इंटरेस्ट का तो खाली क्या हो रहा है, नाम इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा धोखा है इसके अंदर कि स्टूडेंट्स ये बात समझ नहीं पाते कि इस सैलरी और इंटरेस्ट का सेंस क्या है। अच्छा जी, उसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है, सेपरेट करंट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर का अलग अलग करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा वो उसके अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या बोलेंगे, एहसन का कैपिटल अकाउंट और फिर एहसन का करंट अकाउंट। एहसन का कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 50,000, और जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट होगा वो कहाँ होगा, एहसन के करंट अकाउंट में। फिर रेहान का कैपिटल अकाउंट 30,000 और फिर रेहान का अलग से करंट अकाउंट। अच्छा जनाब, उसके बाद drawings are permitted interest free to the extent opening credit balance in the current account। ड्राइंग्स को यानी हर ये आपस में इनका एक एग्रीमेंट हो गया है कि पार्टनर उतनी ड्राइंग कर सकता है साल भर में जितना उसके पास करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर कोई भी पार्टनर करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा ड्राइंग करेगा तो वो फर्म फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा, मतलब वो इंटरेस्ट देगा फर्म को। अब ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, मैंने क्या बोला, जब पार्टनरशिप होती है तो उसमें आपस में तनाजात डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते। एक पार्टनर जो है वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरा है, दूसरे पार्टनर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरा है, एक के खर्चे ज्यादा हैं एक के खर्चे कम है, एक पैसा निकाला जा रहा है बिजनेस से दूसरा पैसा निकालता ही नहीं है। तो ये चीज फ्यूचर में क्या करेगी, उनको डिस्प्यूट की तरफ लेके जा सकती है ना, और फिर बिजनेस खत्म हो सकता है आपस में। क्योंकि पार्टनरशिप में तो अक्सर हमने ये देखा है कि भाई बिजनेस जो है चल नहीं पा रहे होते। क्या कहते हैं आप लोग? तो डिस्प्यूट्स ना हो इसलिए उनने क्या कर दिया, ड्राइंग के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी कि भाई पार्टनर्स क्या करेंगे, उतना ड्राइंग करेंगे जितना उनके पास करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होगा। और अगर कोई भी शख्स या कोई भी पार्टनर करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा ड्राइंग करेगा तो फिर क्योंकि वो लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। अब ये इंटरेस्ट कैसे देंगे ये अलग बहस है, इसके मैं आगे बात करता हूँ, इसका भी एक सेंस है। लेकिन क्वेश्चन आपको क्लियरली डिलीवर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे लिमिट है, यस और नो? और वो लिमिट क्या है कि वो किसी भी साल में उतनी ड्राइंग कर सकते हैं जितना उनके पास बैलेंस बीडी मौजूद है, किसमें, करंट अकाउंट। यानी आसान लफ्जों में जो रिस्ट्रिक्शन है वो इस साल के प्रॉफिट में से कोई ड्राइंग नहीं कर सकते, और जो बैलेंस बीडी होगा वो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स होंगे उसमें से वो ड्राइंग कर सकते हैं। यही मतलब हुआ ना इस बात का। क्या कहते हैं आप लोग? चलें जी, उसके बाद कहता है ड्राइंग्स इन एक्सेस ऑफ लिमिट आर सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट अ फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब क्या है, अगर किसी ने जनवरी में ड्राइंग की है तो भी 8% इंटरेस्ट, किसी ने जुलाई में ड्राइंग की है तो भी 8% इंटरेस्ट। यानी वो जो मंथली अपोर्शनमेंट होती है ना वो नहीं करनी है आपने, कि भाई मैंने तो जनवरी में ड्राइंग की थी, मैं तुम पूरे साल का इंटरेस्ट दो, मैंने जुलाई में ड्राइंग की थी तुम क्या करो 6 महीने का इंटरेस्ट दो। ये नहीं है। फ्लैट फ्लैट का मतलब क्या है, स्ट्रेट अप्लाई कर दो। ये मत देखो कि ड्राइंग कौन सी डेट पर हुई थी।
अगर ड्राइंग लिमिट से एक्सेस है, लिमिट से ज्यादा है, तो उसके ऊपर जो एक्सेस अमाउंट है, जो एक्सेस है, ड्राइंग्स इन एक्सेस, जितनी ड्राइंग एक्सेस है, जितनी ड्राइंग लिमिट से ज्यादा है, उसके ऊपर कितना लगा दो इंटरेस्ट? 8%। और ये मत देखो ड्राइंग किस डेट पर हुई है। अच्छा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर डेट जो है उसकी इंपॉर्टेंस बता दे आपको, तो जिस क्वेश्चन में एग्जामिनर डेट की इंपॉर्टेंस बता दे वहां पर आपको इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना आता है, पीआरटी। ड्राइंग की वैल्यू पी की जगह पर आएगी, रेट अप्लाई हो जाएगा और टाइम लगा देंगे आप टी। यस और नो, कैलकुलेशन तो वैसे ही होनी है ना इंटरेस्ट की। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ गया था, ड्राइंग्स इन एक्सेस ऑफ लिमिट आर सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट अ फ्लैट रेट ऑफ 8% irrespective of date of withdrawal. The opening balance in current accounts of Mr. एसन, अब ये बता रहा है कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस एसन के पास कितना है, 1500। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसन, ये बैलेंस बीडी है करंट अकाउंट का, तो एसन इस साल ज्यादा में ज्यादा कितनी ड्राइंग कर सकता है? 1500 तो कर सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा कर सकता है। ज्यादा करना डिसअलाउ नहीं है, मना नहीं है उसको, लेकिन 1500 उसकी लिमिट है। अगर वो लिमिट क्रॉस करेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट देगा कैसे, ये अलग बहस है। अच्छा, और रेहान का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2000। तो रेहान 2000 तक प्रॉफिट विड्रॉ कर सकता है इस साल, 2000 तक की ड्राइंग कर सकता है इस साल, जो कि इंटरेस्ट फ्री होगी। ऐसे ही। अच्छा जी, ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर्स आर, और दोनों ने इस साल कितनी कितनी ड्राइंग्स की हैं? 3,000 ईच है ना। तो बताइए एहसन ने अपनी लिमिट से कितनी ज्यादा ड्राइंग की है? 1500। 1500 का 8% निकाल, एक्सेस का 8% निकल जाएगा। 1500 का 8% निकल आएगा 120। तो इट मीन 120 रुपए इंटरेस्ट देना है किसने, एहसन ने, किसको, अपनी फर्म को। ऐसे ही। अब वो कैसे देगा ये सब बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 2000 लिमिट थी रेहान की, उसकी भी ड्राइंग 3000 है। रेहान अपनी लिमिट से कितना एक्सीड कर रहा है? 1000 से। 1000 का 8% 80 रुपए। तो इसका मतलब क्या है, रेहान को कितना इंटरेस्ट देना है फर्म को? 80 रुपए का इंटरेस्ट देना है, करेक्ट। कैसे देगा या इसका तरीकेकार क्या होगा, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा पार्टनरशिप एग्रीमेंट अच्छी तरीके से आ गया। अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हुई कि बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट जो कितने रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह आ गई आपके सामने कि पहले प्रॉफिट में से किस किस नाम से हिस्सा मांगा जाएगा या लिया जाएगा, कौन सा पार्टनर क्या बोलकर प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। कोई इंटरेस्ट बोल के लेगा, कोई सैलरी बोल के लेगा कि भाई इतना तो हिस्सा मेरा बनता ही वैसे, क्योंकि मैं इतनी इतनी कुर्बानियां देकर आ रहा हूँ। ऐसे ही है, बताइए। चलें, the profit of the year before making above adjustment is rupees 15,000। किसी भी किस्म का सैलरी, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए बगैर प्रॉफिट कितना है? तो ये प्रॉफिट की वैल्यू हम कहां से पिक कर रहे होंगे? ये प्रॉफिट की वैल्यू हम कहां से पिक कर रहे होंगे? एसओसीआई से। ऐसा ही है। अच्छा जी, मिस्टर एहसन इज एंटाइटल्ड टू 60% एंड मिस्टर रेहान 40% ऑन फर्स्ट 4,000 रुपीज। क्या मतलब, सब समझिएगा जरा बात को। फर्ज कीजिएगा ये आपके पास कितना प्रॉफिट है,
कितना प्रॉफिट है? 15,000। इस तरह अज्यूम कीजिए कि सैलरीज और इंटरेस्ट पे करते हुए, सैलरीज और इंटरेस्ट क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएट करते हुए, इसमें से पे नहीं करते हुए, अप्रोप्रिएट करते हुए 3,000 रुपए क्या हो गए प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 15,000 में से 3,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरेस्ट के नाम से और सैलरी के नाम से, ऐसा मान लीजिए। अब प्रॉफिट कितना बचा जो डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है? 12,000। गुड। उस 12,000 में से जो पहले 4,000 रुपए होंगे, फर्स्ट 4,000, तो 12,000 में से अब जो प्रॉफिट बचा वो देखें 4,000 से ज्यादा है, 4,000 तक है, तो जो प्रॉफिट बचा 12,000 है, 4,000 से ज्यादा है, तो उसमें तो आप 4,000 अलग कर दीजिए। उस 4,000 का 60% दे दीजिए किसको? एसएन को। 40% दे दीजिए किसको? रेहान को। तो 12,000 में से 4,000 भी तकसीम हो गए 60 और 40 के रेशो से। अब रिमेनिंग कितना बचा? 8,000। ठीक है। अबव दैट अमाउंट 12,000 में से 4,000 निकालने के बाद अगर कुछ बचता है तो जो उस बचे हुए अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो? इक्वली, 50-50। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ने हमें खुद से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया हुआ है, तो हमें कैपिटल का रेशियो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूरा ये बताइए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझ में आया बेटा कि इन्होंने किस तरह चीजें आपस में तय की हुई है कि प्रॉफिट असल में बस बुनियादी काम ये है कि ये 15,000 रुपए तकसीम होते हुए दिखाना है आप कि ये पार्टनर्स के दरमियान किस तरह तकसीम हो रहा है। बताइए। अब क्या होगा, इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर एग्जामिनर हमसे दो अकाउंट्स मांगेगा। एक अकाउंट कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो अकाउंट जो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाएगा इस एग्रीमेंट के हिसाब से। एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो अकाउंट जहां प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा, इस अकाउंट से जो प्रॉफिट तकसीम होता जाएगा वो इस अकाउंट में मुंतकिल होता जाएगा। क्या कहते हैं? बताइए। सही है। अच्छा, सवाल ये है कि अभी तो ये अकाउंट जो है ये तो हम बनाएंगे, सवाल है ये 15,000 का प्रॉफिट असल में कौन से अकाउंट के अंदर है, उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं जिस अकाउंट से हमने 15,000 का प्रॉफिट कैलकुलेट किया है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस और नो? तो सबसे पहला काम ये करना है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से इस 15,000 को ट्रांसफर करना है इस अकाउंट में। क्या कहते हैं? कि ये 15,000 किसी के भी अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होंगे, ये मुतनाज़ा है, ये मसला है कश्मीर है, इसकी तकसीम होनी है, और तकसीम होने से पहले पहले क्या होगा, ये एक अकाउंट में आ जाएंगे। अब ये किसी के भी नहीं है जब तक कि इसके ऊपर फैसला ना हो जाए। ठीक है। क्या कहते हैं? तो स्टार्ट करते हैं, जरा देखिए इस बात को कि अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक अकाउंट बनेगा, उसको हम क्या नाम देंगे? उस अकाउंट को नाम देंगे हम
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बिल्कुल ऐसा ही है, टी अकाउंट में आप खोल सकते हैं। इक्विटी, इक्विटी का बैलेंस क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। इस तरह कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर आप टी अकाउंट में खोलते हैं करंट अकाउंट, तो जो बैलेंस बीडीज दिए हुए हैं आपको किसके करंट अकाउंट के, वो कहाँ आने चाहिए, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। जरा सोच के बताइए आप लोग। भाई अगर करंट अकाउंट इक्विटी का ही पोर्शन है, इक्विटी का ही हिस्सा है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी कहाँ ओपन होना चाहिए, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड। अच्छा, अब आप करंट अकाउंट चाहें तो टी फॉर्म में बनाएं, लेकिन बाज दफा एग्जाम में क्या बोलता है, वो बोलता है इसको कॉलमनार फॉर्म में बनाओ, कॉलमनार। तो मैं आपको कॉलमनार फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ। टी अकाउंट आप खुद से बना पाएंगे, इसका कोई इशू नहीं। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉलम फॉर्म में बनाना। तो एक कॉलम किसका, एसएन का। दूसरा कॉलम किसका, रेहान का। ठीक है जी, ऐसा ही है, बताइए। ठीक है, अब यहां लिख दिया मैंने बैलेंस बीडी। बताइए क्या बैलेंस था एसएन का, 1500। और रेहान का बैलेंस क्या था, 2000 था। ऐसा ही है, 1500 एसएन का बैलेंस था, रेहान का बैलेंस 2000 था। ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब इन बैलेंस में जो कुछ भी डेबिट होगा उसका कॉलमनार फॉर्म में इफेक्ट क्या आएगा। अगर मैं क्रेडिट बैलेंस को पॉजिटिव लिखता हूं तो फिर डेबिट बैलेंस को क्या करूंगा, मैं नेगेटिव लिखूंगा ना ऑब्वियसली। और अगर मैं टी अकाउंट फॉर्म में बनाऊंगा तो फिर तो प्रॉपर आप जानते हैं सही लिखना चाहिए आपको, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। तो लेकिन अगर मैं ये चीज प्लस माइनस फॉर्म में बनाना चाहता हूँ और मैं क्रेडिट बैलेंस को पॉजिटिव रखता हूँ, ठीक है बेटा, क्रेडिट बैलेंस को आप पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो फिर इसमें इस अकाउंट में जो कुछ भी डेबिट होगा वो इस अकाउंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जो भी इस अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, वो इस अकाउंट को करेगा, बढ़ाएगा। जितनी इक्विटी क्रेडिट होती है उसमें क्या होता है, इक्विटी जितने से क्रेडिट होगी उतने से क्या होगा, इक्विटी में क्या होना चाहिए, इक्विटी को जितने से हम क्रेडिट करेंगे उतने से उसमें क्या होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए। जबरदस्त।
और इक्विटी डेबिट करने का मतलब क्या है? डिक्रीज। तो सही बात है ना। तो इसका मतलब क्या, अगर हम इसको प्लस माइनस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो इजाफा हम प्लस करके दिखाएंगे और कमी हम माइनस करके दिखाएंगे। ऐसे ही है। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा आपसे क्या है, ये बताइए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर, इनकम के अंदर प्रॉफिट का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? सब बताइए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है और सेल्स इतनी सफिशिएंट है कि उसके अगेंस्ट सारे डेबिट बैलेंसेस, एक्सपेंसेस मैच हो जाएंगे, उसके बाद भी डिफरेंस बच जाएगा और वही डिफरेंस आपका क्या होगा? प्रॉफिट कहलाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ सेल अकाउंट के अंदर, देखो मैं बातें जो कर रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनिएगा। सेल अकाउंट के अंदर सेल का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? अच्छा, अब आप सेल को जब क्लोज करते हो, सेल अकाउंट को, तो क्लोज कहां करते हो? डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर? और उसको ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो असल में तुम उस जो तुम क्लोजिंग कर रहे होते हो ना, ये क्लोजिंग भी एक एंट्री हो रही होती है और वो एंट्री क्या होती है? सेल अकाउंट डेबिट, यानी सेल अकाउंट डेबिट करके उस अकाउंट को क्लोज कर दिया और ये बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर आप बोलते हो सेल्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? देखिए, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आप मेंटली तौर पर पहले जैसे नहीं है अकाउंटिंग में, अब ये बातें आपको पिक करनी चाहिए। तो जो आप क्लोजिंग कर रहे हो अकाउंट्स की, उनकी भी बाकायदा क्या बन रही है? एंट्रीज बन रही है कि जो अकाउंट क्लोज हो रहा है उसको आप, अगर वो क्रेडिट क्रेडिट अकाउंट है तो उसको आप डेबिट करके क्लोज कर दो और उसके बैलेंस को मुंतकिल कर दो कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने कहा सेल्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। इस तरह सेल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया? क्रिएट हो गया। क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। चलें वापस आते हैं, मतलब ये आपको क्लोजिंग समझ में आई ना या नहीं आई? चलें वापस आते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। अभी आप सबने कहा यस और नो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, ये सब आपने कहा है। उसको क्लोज करके कहां भेजना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो समझना बात को, मेरी बात समझना। अब एक टेक्निकल बात सुनो, ये जो प्रॉफिट में कैपिटल में ऐड करता हूं, इसकी भी तो एंट्री बन रही है ना बेटा। अगर ये प्रॉफिट, इस पे किसी का झगड़ा नहीं होता, ये किसी एक शख्स से बिलोंग नहीं करता ये प्रॉफिट, तो इसकी एंट्री बनती क्या? बनती कि प्रॉफिट को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्लोज करें, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करें और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करें। जिसका प्रॉफिट है उसके अकाउंट में क्या कर दें? ट्रांसफर कर दें। ये जो हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, ये बकायदा एंट्री है। अगर कोई भी चीज कैपिटल में ऐड हो रही है तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो वो उसमें जाके मजीद क्रेडिट हो रही है ना बेटा। क्या कहेंगे आप लोग? तो जब हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं तो उसकी एक एंट्री बन रही होती है कि हम प्रॉफिट को क्लोज कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हम एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, मैं यहाँ एंट्री बना के दिखाता हूँ आप। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ
प्रॉफिट। तो अगर सोल प्रोप्राइटर है, अगर कौन है सोल प्रोप्राइटर, तो फिर कोई प्रॉफिट पे कोई झगड़ा ही नहीं है ना बेटा, जितना प्रॉफिट है उसी का ही। कोई पार्टनरशिप मतलब कोई एग्रीमेंट चाहिए नहीं इस चीज के लिए हमें। जो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी होगी खुद ही देख लेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो जब हम सोल प्रोप्राइटर को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं प्रॉफिट कहाँ से मिला, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करें, डेबिट करके। तो आप एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो अगर ये 15,000 रुपए किसी सोल प्रोप्राइटर से बिलोंग करते, तो हम 15,000 को आंखें बंद करके सीधा कैपिटल में ऐड कर देते, और वो कैपिटल में ऐड करने की असल में एंट्री ये है कि प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्लोज कर दिया और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ताकि वो कैपिटल में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। सही। क्या ये एंट्री समझ में आती है आपको बेटा? लेकिन अभी हम कौन सा केस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं? तो पार्टनरशिप में 15,000 किसी अकेले शख्स के, तो हम बोलेंगे अभी ये किसी एक शख्स के नहीं है। तो हमने एंट्री ये बनाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कि हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से तो प्रॉफिट क्लोज कर दिया, लेकिन उसको एक वक्ती अकाउंट में मुंतकिल कर दिया। उस वक्ती अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही है, जवाब दे। यानी एसोसिएशन से इसको क्लोज किया, एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सही। और एक वक्ती अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट बनाया है। नॉमिनल अकाउंट हर उस अकाउंट को बोलते हैं जो वक्ती तौर पे क्या हो, ओपन हो, और अपना मकसद पूरा करने के बाद क्या होता है, खत्म होता है। जैसे डिस्पोजल अकाउंट हमने वक्ती तौर पे ओपन किया था सिर्फ गेन या लॉस डिटरमाइन करने के लिए, तो उसको भी हम नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। सही है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट ही है। ये अभी टेम्पररी तौर पे यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है। जिस दिन यहाँ से प्रॉफिट तकसीम हो जाएगा तो ये प्रॉफिट यहाँ से खत्म हो जाएगा और वहां पहुंच जाएगा जहां पर इसने मुस्तकिल रहना है। क्या कहते हैं आप सब लोग? तो इसका मतलब क्या, सबसे पहली जो एंट्री पास होगी वो ये पास होगी। इस एंट्री का इफेक्ट लें कहां पर, इस एंट्री का इफेक्ट लें कहां पर, अकाउंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एंट्री की वजह से ये अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इस अकाउंट में 15,000 का प्रॉफिट मौजूद है तकसीम करने के लिए। अब इसमें से जितने प्रॉफिट के ऊपर फैसला हो जाए कि हाँ भाई ये अब मुतनाजा नहीं है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है, इस पे बातचीत हो गई, हाँ इतना हिस्सा तुम ले सकते हो, उसको फिर यहाँ से निकालते जाओ और जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वहां पर उसको मुंतकिल करते जाओ। यस और नो? क्या कहते हो आप, बताओ। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एग्रीमेंट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि पार्टनर्स जो हैं वो 5-5% इंटरेस्ट लेंगे किस पर, अपने कैपिटल पर। जवाब दीजिए। एहसन,
और रेहान। एहसन का कैपिटल और कितना है एहसन का कैपिटल? 50,000। 50,000 का 5%। और रेहान का कैपिटल 30,000। 30,000 का 5%। बताइए, 50,000 का 5% तो 2,500 बन जाएगा और 30,000 का 5% 1,500 बन जाएगा। ऐसे ही है, बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने इस 15,000 में से, एहसन ने इस 15,000 में से 2,500 इंटरेस्ट के नाम से मांग लिए कि इस 15,000 में मेरा 2,500 का हिस्सा तो वैसे ही बनता है, क्योंकि अगर मैं इतना पैसा कहीं और रखता तो मुझे इतने पैसे मिल जाते बैंक से इंटरेस्ट के तौर पर। यानी इसने इसमें से अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर प्रॉफिट में हिस्सा मांग लिया। तो ये जो इंटरेस्ट लफ्ज है कंफ्यूजिंग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये इंटरेस्ट नहीं है, ये बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है कि इस प्रॉफिट में हिस्सा मांगा जा रहा है इंटरेस्ट के नाम को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रॉफिट में से जिस प्रॉफिट पे फैसला होता जाएगा वो इस अकाउंट से मुंतकिल होता जाएगा। मतलब जब इस अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया था तो क्रेडिट किया था, अब जिस अकाउंट से मुंतकिल करेंगे तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 2,500 से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 1,500 से। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? 4,000 से। यस सर। यानी 15,000 में से 4,000 पर क्या हो गया? फैसला हो गया कि 15,000 में से 4,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2,500 दे दो किसको? एहसन को। 1,500 दे दो किसको? रेहान को। ऐसे ही है। तो उसकी एंट्री बनाइए। अब एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। और अब इसका मतलब क्या है? जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है वो कहां मुंतकिल हो जाएगा? उनके करंट अकाउंट में। तो आप लिखो भाई, एज करंट अकाउंट मतलब एहसन करंट अकाउंट, उनके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। आर्स करंट अकाउंट मतलब रेहान्स करंट अकाउंट। यस और नो? मैं कंपाउंड एंट्री बना रहा हूं। तो एहसन का करंट अकाउंट क्रेडिट कितने से? 2,500 से। रेहान का करंट अकाउंट क्रेडिट कितने से? 1,500 से। और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 4,000 से। तो क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर चुके हैं 4,000 से? तो अब हमें क्या करना चाहिए? एहसन और रेहान के करंट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। और क्रेडिट का इफेक्ट क्या क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा? ठीक है जी। तो 2,500 आके ऐड हो गए। ठीक है, और 1,500 यहाँ पर आके ऐड होगा। क्लियर? कोई मसला बेटा यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या हुआ? 15,000 में से 4,000 का फैसला अब तक हो चुका है। बोलिए। अच्छा जी, अब उसके बाद क्वेश्चन का अगला हिस्सा वो क्या है? मिस्टर एहसन इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹100 पर मंथ। एक महीने की 100 रुपए सैलरी, तो फिर 12 महीने की कितनी हो जाएगी बेटा? पूरा साल ही गुजरा होगा ना यहाँ पर।
1200, ठीक है। विच इज नॉट येट ड्रॉन, जिसको जो जो उसने अब तक विड्रॉ नहीं की, मतलब अगर विड्रॉ कर लेता वो भी ड्रॉइंग में शामिल हो जाती, ठीक है। तो खाली वो प्रॉफिट में से सैलरी के बराबर हिस्सा मांग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर लगाई आपने हेडिंग किसकी, सैलरी की, और ये सैलरी सिर्फ किसको मिल रही है बेटा, किसको मिल रही है, एसन को। यहाँ लिखा आपने एसन, और 100 मल्टीप्लाइड बाय 12, आंसर क्या बन गया 1200। एंट्री क्या बनी, 1200 से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, भाई जो जो प्रॉफिट अब डिस्प्यूटेड नहीं रहेगा, जो तकसीम होता जाएगा वो डेबिट होता जाएगा। यहाँ से कहाँ से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 1200 से। और ये 1200 किसको मिलने चाहिए, ये 1200 का प्रॉफिट में हिस्सा किसको दिया जा रहा है, सैलरी के नाम से, क्योंकि वो मेहनत कर रहा होगा एसन को। तो उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, एसन के करंट अकाउंट, कि एसन को प्रॉफिट में 1200 से हिस्सा दिया जा रहा है सैलरी के नाम से। जवाब दें। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट एंड ये अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हो गया। अब क्या करना है, एसन का करंट अकाउंट क्रेडिट करना है। तो सैलरी सिर्फ एसन को मिल रही है, 1200 से एसन का करंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। रेहान को कोई सैलरी नहीं मिल रही, मे बी हो सकता है रेहान जो है वो बिजनेस में क्या कहते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर गया हो और बिजनेस में खुद पार्टिसिपेट ना करता हो, इसलिए रेहान को सैलरी नहीं मिल रही। एक और एसन ने इन्वेस्टमेंट भी की है और मेहनत भी कर रहा है, तो इसलिए इसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए किसके मुकाबले में, रेहान के मुकाबले में, ठीक है। तो ये सारी बातें लॉजिकल है, सारी लॉजिक्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, इंसाफ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, वो कौन सा पॉइंट आ गया, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला, है ना पॉइंट या नहीं, जवाब दीजिए आप सब लोग मुझे। आप सब जानते हैं लिखा हुआ क्या है, ड्राइंग्स आर परमिटेड interest free to the extent of opening credit balance in the current account. Drawings in excess of limit are subject to interest at a flat rate of 8%, irrespective of date of withdrawal. ठीक है जी, वही फ्लैट रेट लगाओ, डेट ऑफ विड्रॉल मत देखो। ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट के 1500 और 2000 थे, और ड्राइंग्स कितनी हुई, 3000 की, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन तो पहले परफॉर्म कर ली थी, अगर आपको याद हो। अच्छा, अब इसको इस तरह सोचो कि ये जो फर्म पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है, उससे उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, जो फर्म फर्म आप क्या कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं ना, फर्म जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, उससे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, और इनके करंट अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, यस और नो। तो क्या ड्राइंग्स रिवर्सल नहीं है, मतलब रिवर्स नहीं है, अपोजिट नहीं है किसका, कैपिटल। तो अगर पार्टनर्स अपनी फर्म को इंटरेस्ट देंगे ड्राइंग्स पर, तो उसकी एंट्री इस एंट्री का रिवर्स नहीं बननी चाहिए, कि अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनके अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो अगर ये इंटरेस्ट दे रहे हैं
तो इनके अकाउंट्स डेबिट होने चाहिए, यानी इनके अकाउंट, जो इनके अकाउंट में प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। यानी आसान लफ्जों में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से पार्टनर्स के ऊपर एक पेनल्टी है। उस पेनल्टी के चार्ज होने से क्या होता है, उनके अकाउंट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ होता है उसमें से कुछ हिस्सा उनके अकाउंट से रिवर्स हो जाता है और वो वापस अवेलेबल हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इस तरह अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग ज्यादा की होती है तो उसके अकाउंट से ज्यादा हिस्सा निकल आता है और वो ज्यादा अवेलेबल हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादा अवेलेबल होगा तो फिर वो दोबारा जब तकसीम होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तकसीम होगा। तो हो सकता है जिसने ड्राइंग्स क्या की हो, ज्यादा की हो, दोबारा जब उसको हिस्सा मिले तो कम मिले, और जिसने ड्राइंग्स कम की हो उसको हिस्सा क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इस तरह क्या होगा, ज्यादा ड्राइंग करने वाले का हिस्सा कम हो जाएगा प्रॉफिट में और कम ड्राइंग करने वाले का हिस्सा बढ़ जाएगा। इस तरह ये चीज कंपनसेट कर देगी दोनों को। तो ये सारे उसूलियात बनाए गए हैं आपस में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन हो चुकी है उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एलिमेंट रिवर्स करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में री अवेलेबल कर दो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझे या नहीं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से करंट अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग नहीं है बेटा, ख्याल रखिएगा इस बात का। ठीक है बेटा, बताइए, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। अब मैं इसकी एंट्री की तरफ आता हूँ। जबरदस्त, बेहतरीन एंट्री बनाई आपने, बाकी लोग भी बनाने की कोशिश करें। तो अब इसकी एंट्री क्या बन रही है, नंबर 4। इसकी एंट्री बन रही है एज करंट अकाउंट डेबिट, कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करेंगे ए के करंट अकाउंट पर। क्यों? क्योंकि वहीं उसका प्रॉफिट जो उसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मौजूद है। और दूसरा क्या है, रिहांस करंट अकाउंट। रिहांस करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मतलब जो इनके अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था उसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले एलिमेंट से रिवर्स करके री अवेलेबल कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, अब आप देखें, इस चीज को नोट करें। ए का करंट अकाउंट, ठीक है जी। तो ए ने कितनी ड्राइंग्स लिमिट से एक्सेस की हैं आप सब जानते हैं। ए की लिमिट कितनी थी, 1500। यस, इस तरह कर दें। ए ने ड्राइंग्स की हैं 3000 की, उसकी लिमिट 1500 की थी, तो वो अपनी लिमिट से कितना एक्सीड कर रहा है, 1500 से। उसका निकाला आपने 8%, जो आपके पास क्या आया, 120 आ गया। और 3000 की ड्राइंग्स की हैं रेहान ने, ठीक है जी। 3000 की ड्राइंग्स की हैं किसने, रेहान ने, और उसकी लिमिट कितनी थी, 2000। वो अपनी लिमिट से कितना एक्सीड कर रहा है, 1000। 1000 का निकाला आपने 8%, आपके पास आंसर क्या आया, 80। यानी इसका मतलब क्या है, अब तक जो एहसन और रेहान को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें से आप 120 और 80 रिवर्स करके दोबारा अवेलेबल कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, 200 से क्रेडिट हो गया। सही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब यहां पर क्या किया आपने, 120 रिवर्स किया। जब मैं इसको अब डेबिट करूंगा तो इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। और 80 यहां से रिवर्स किया, क्या कहते हैं। और इसका मतलब क्या, ये कौन सी एंट्री है, एसेंस करंट अकाउंट डेबिट, रेहान्स करंट अकाउंट डेबिट, और
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। $1500 का 8%, 1000 का 8%। तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 120 से, फिर मजीद क्रेडिट हुआ 80 से, टोटल कितने से क्रेडिट हुआ, 200 से। बोलिए। अब ये सारा एग्रीमेंट जो आपके सामने है वो मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ क्या रह गया है, ये रिमेनिंग। तो अब आपको देखना ये है कि क्या सारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह वर्कआउट करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो क्या आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो फिर उसको रिमेनिंग जो भी आपको रेशियो दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उससे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो एक काम ये करेंगे आप लोग, आप ये करें कि आप इस क्रेडिट साइड का सम करें, 15,000 और ये 200 कितना होगा, 15,200। तो 15,200 में से अब तक 2,500, 2,500, 1,500 और 1,200 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो अब रिमेनिंग कितने डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितने डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी रह गया है, सब लोग बताइए। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी रह गया, 10,000। वेरी गुड, ओके, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी, तो यहां लिखा हमने रिमेनिंग प्रॉफिट। अब क्या रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो 4,000 से ज्यादा है, क्या रिमेनिंग प्रॉफिट 4,000 से ज्यादा है। अगर रिमेनिंग प्रॉफिट 4,000 से ज्यादा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4,000 हम तकसीम करेंगे 60 और 40 वाले रेशो से। यस और नो, एसन एंड रेहान, ठीक है जी। बताइए, तो क्या करेंगे, 4,000 का निकाला आपने कितना, 60%, और 4,000 का निकाला आपने कितना, 40%। 2,400 और 1,600। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग प्रॉफिट 10,000 था, 10,000 में से मजीद 4,000 क्या हो गया, तकसीम हो गया। अब मजीद रिमेनिंग कितने बचे, वो प्रॉफिट जो अबव 4,000 है वो कितना है, वो प्रॉफिट जो 10,000 में से 4,000 निकालने के बाद है वो कितना है, जो 4,000 की लिमिट के बाद आ रहा है वो कितना है, 6,000। उसकी तकसीम के बारे में क्या उसूल तय हुआ है, वो कैसे तकसीम होगा, बराबर बराबर। तो 6,000 रुपए जो बच गए हैं उसका 1/2, 6,000 का 1/2, ठीक है, 3,000 और 3,000। बोलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी एंट्री देख लीजिए।
इसकी एंट्री क्या बनी? एंट्री चाहे तो हम मिला के बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, या 200 में बना दें। इसकी एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट 4000 से, और ये 4000 रुपए तकसीम हुए हैं, ये 4000 रुपए एहसन और रेहान के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, एस करंट अकाउंट, आर्ट्स करंट अकाउंट, कितना 2400 और 1660 40, यस। और उसके बाद जो रिमेनिंग था वो इक्वली तकसीम हुआ, उससे भी एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से 6000 से, एस करंट अकाउंट, आर्स करंट अकाउंट, कितने से 3000 से। ठीक है जी, क्या आपको ये एंट्री समझ में आ गई बेटा? तो ये एंट्री मुकम्मल कर दें आप यहाँ पर इस पेज पर आके। और ये एंट्री मुकम्मल क्या है बताइए? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2400 से, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से 1600 से, ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ लिखा हमने रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। फर्स्ट रुपीज 4000, इसमें से 2400 मिले किसको, एहसन को, एहसन का करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। 1600 मिले किसको, रेहान को, रेहान का करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसके बाद रिमेनिंग रिमेनिंग क्या है 3000, यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने एहसन और रेहान को मिलाकर कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, 15,000 या 15,200? सवाल, इसका जवाब दें। आपने एहसन और रेहान को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, 15,000 या 15,200? सोचिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या कहते हैं आप लोग? चलें आइए इस सवाल का जवाब लेते हैं, बड़ा आसान है। देखो बात ये है, प्लीज बात ये है कि सोल प्रोप्राइटर में जो प्रॉफिट होता है वो एक साथ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉफिट टुकड़ों में ट्रांसफर होता है, टुकड़ों में, क्योंकि आप उनको बहुत सारी बातें करके प्रॉफिट मांगना होता है, हिस्सा लेना होता है प्रॉफिट में। तो जितने भी टुकड़े हैं प्रॉफिट के, जरा उनका आप सम कर लो कि भाई टोटल एहसन के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया। अब ये जो मैं जो बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स क्या है, ये उस प्रॉफिट का सम है जो एहसन और रेहान के हिस्से में आया है। क्या कहेंगे आप लोग? तो जरा एहसन के हिस्से में आने वाले प्रॉफिट का सम बताइए।
टोटल बताइए सब लोग, सब लोग बताइए। एसएन के हिस्से में आने वाले प्रॉफिट का सम बताइए सब लोग। 2,500 प्लस 1,200 प्लस 2,400 प्लस 3,000 माइनस 120, 8,980। और रेहान के हिस्से में आने वाले प्रॉफिट का सम बताइए। रेहान के हिस्से में आने वाले प्रॉफिट का सम बताइए। 6,020। तो क्या आप ये मानते हैं कि एहसन के हिस्से में 8,980 रुपए प्रॉफिट में से आए और रेहान के हिस्से में 6,000 प्रॉफिट, 6,020 प्रॉफिट में से आए? तो जरा दोनों का सम करके देखिए कितना बनता है। 15,000। यानी दोनों के हिस्से में, दोनों में क्या कितने पैसे बटे? प्रॉफिट ही बटा ना 15,000। 15,000 200 नहीं बटे बेटा, वो 200 जो यहां से इनके अकाउंट से निकाले गए थे वो यहां पर आ गए, लेकिन वो दोबारा इनका पार्ट बन के रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। इफेक्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम बोलते हैं नोशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नोशनल। NOTIONAL, नोशनल। क्या बोलेंगे बेटा? नोशनल इनकम। ठीक है, ऐसी इनकम जिसका इफेक्ट क्या हो? कैंसिल हो। ये ऐसा एक्सपेंस जिसका इफेक्ट कैंसिल हो के क्या हो जाए? बाद में इनकम बन जाए। तो बजाहिर तो हमें 120 और 80 इनके अकाउंट से माइनस होते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन वो दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं, दोबारा यहाँ पर आके प्रॉफिट का पार्ट बन रहे हैं, तो फिर वो रिमेनिंग प्रॉफिट के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये 120 और 180 इसमें मौजूद होकर दोबारा शामिल हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये जो 120 और 180 रिवर्स हुए थे वो यहाँ से दोबारा मुंतकिल हो गए कहाँ पर? इनके अकाउंट्स में। इफेक्ट इज कैंसिल। तो 200 का इफेक्ट कैंसिल है। बस इसका फायदा इतना है कि किसी के अकाउंट से कम माइनस हुआ उसको वापसी ज्यादा मिल गया, और किसी के अकाउंट से ज्यादा माइनस हुआ उसको वापसी कम मिल गया। तो इस तरह एक तरह से पेनल्टी लग गई किस पर? उस पर जिसने ज्यादा ड्राइंग्स की। सही है। अब ये क्वेश्चन कभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें लेस क्या करें? अब लेस कर लें ड्राइंग्स जो आपने की है। अब ये समझ लें जो हम कैपिटल अकाउंट में इतनी आसानी से वर्किंग कर लिया करते, ये अब इतनी लंबी वर्किंग बन गई है। मतलब ये समझ लें ये हमारा ओपनिंग कैपिटल की तरह करंट अकाउंट है, इसमें इस साल का प्रॉफिट हमने ऐड किया है, ये प्रॉफिट है। तो ओपनिंग कैपिटल ऐड प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स जो हम करते थे वो अब हम इस तरह कर रहे हैं। तो इसने 3,000 की ड्राइंग्स की, इसने 3,000 की ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स का इफेक्ट लेने के बाद अब करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? वो कहलाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस शीट। हिसाब लगाइए। 1,500 प्लस 8,980 माइनस 3,000, 5,980। 5,980 करंट अकाउंट का क्लोज 7,000, 7,000, 7,000, 7,480। तो 7,480 बेटा क्या है? करंट अकाउंट का बैलेंस शीट। ठीक है ना? ऐसे ही। और ये कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है।
कैपिटल अलग दिखेगा एसएफपी में 50,000 से एसएन का, उसके नीचे एसएन के करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से दिखेगा, कितने से 7,480 से, जिसपे हमने तमाम इफेक्ट ले लिए, प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो गया उस करंट अकाउंट पर और ड्राइंग भी माइनस हो गई। तो बस फर्क ये है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके अंदर हम प्रॉफिट एक साथ ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट प्रॉफिट इतने से ऐड हो रहा है और ड्राइंग इतने से लेस हो रही है और क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस ये है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये रेहान का ओपनिंग कैप करंट अकाउंट का बैलेंस है, उसके बाद प्रॉफिट उसके अकाउंट में ओवरऑल इतना ट्रांसफर हो, ड्राइंग का इफेक्ट इतना आ गया। तो रेहान का क्लोजिंग करंट अकाउंट बैलेंस कितना है, 5,020। रेहान का कैपिटल अकाउंट फिक्स कितने से था, 30,000 से, और 30,000 अपीयर होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बतौर कैपिटल, और 5,020 अपीयर होगा बतौर रेहान का करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां तक का डिस्कशन आपके सामने हो गया। ये सारी बातें क्लियर है बेटा आप लोगों को? तो ये बुनियादी तौर पे जो पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन थी आपके सामने मैंने रख दी। अब आप कोशिश करेंगे कि आप इस जैसा एक क्वेश्चन क्या करें, ट्राई करें। वो हैंडआउट में आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करें। और इसमें 3 पार्टनर्स हैं, माज, अम्मार और हम्माद। ठीक है जी, तो ये 3 पार्टनर्स वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें, क्या हो जाएगा बेटा सॉल्व। चलिए ओके, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पर। इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे होंगी कल की क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।